Assalamu alaikum. Lecture number 20. This is about biomechanics of the spinal column. इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने स्पाइन की एनाटमी देखी थी. इस लेक्चर में हम इसकी बायोमैकेनिक्स देखेंगे और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पाइन की इंजरीज देखेंगे. ठीक है. तो बायोमैकेनिक्स में बेसिकली दो चीज़ें हैं. वी ऑल नो दैट वो काइनेटिक्स होंगे या फिर वो काइनेमैटिक्स होंगी. काइनेटिक्स क्या है? जो उसके ऊपर एक्टिंग फोर्सेस हैं, कितना लोड लग रहा है, किस पोजीशन में क्या लग रहा है, उस लोड की वजह से कब वो बढ़ता है, कब वो कम होता है. काइनेमैटिक्स क्या है? कि मूवमेंट सिर्फ कंसंट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. तो मूवमेंट क्या है? मूवमेंट हमेशा किसी एक्सिस के अराउंड होती है, राइट. तो एक जो मोशन सेगमेंट है, जो मोबाइल सेगमेंट है, जो कि बेसिकली दो वर्टिब्रेज और उसके दरमियान प्रेजेंट एक डिस्क है. एक मोशन सेगमेंट का जो एक्सिस है वो उसकी डिस्क में से पास करता है, नॉर्मल डिस्क में से. ठीक है. मतलब कि एक नॉर्मल मोशन सेगमेंट है जिसकी डिस्क को कोई मसला नहीं है, उसका एक्सेस डिस्क में पास करेगा तो मूवमेंट उसके अराउंड होगी. उस डिस्क के विद रिस्पेक्ट एक्सेस उसके ऊपर फ्लेक्शन या एक्सटेंशन होगी, लैटरल फ्लेक्शन होगी, रोटेशन होगी. इसी तरह अगर तो डिस्क डीजनरेट हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है और उसके अंदर मतलब कि डीजनरेशन या तो वर्टिब्री की है या डिस्क की है या कुछ और है, तो उसमें मसला क्या होगा? जो एक्सेस जो कि एक नॉर्मल हेल्दी डिस्क में से पास करता है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और वो जहां मूव करेगा फिर उसकी वजह से मूवमेंट आएगी. तो मूवमेंट हमेशा एक्सेस के अराउंड होगी, लेकिन जो भी प्रॉब्लम होता है उसके अंदर जो एक्सेस है वो वहां से अपनी नॉर्मल हेल्दी डिस्क के सेंटर में से मूव करके कहीं और चला जाता है. मूवमेंट्स कौन से पॉसिबल है स्पाइन के ऊपर? ही हम पहले भी देख चुके हैं. फ्लेक्शन, फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट हो तो एक्सटेंशन, साइडवर्ड मूवमेंट हो तो लैटरल फ्लेक्शन, और ये दो साइड की होती है. इसको साइड बेंडिंग भी कहते हैं. राइट साइड पे हो रही है तो ये राइट साइडेड बेंडिंग है, लेफ्ट साइड पे हो रही है तो लेफ्ट साइडेड बेंडिंग है. और उसके अलावा रोटेशन होती है. अगर राइट साइड के ऊपर वर्टिब्रल बॉडी मूव कर रही है तो वो राइट साइडेड रोटेशन है, और अगर वर्टिब्रल बॉडी लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है तो वो लेफ्ट साइडेड रोटेशन है. अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कपलिंग का. कपलिंग क्या होती है? बेसिकली स्पाइन के अंदर कभी भी स्पेशली जो साइड बेंडिंग है और जो रोटेशन है वो प्योरली इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती. मतलब कि पॉसिबल नहीं है कि स्पाइन के अंदर सिर्फ साइड बेंडिंग हो और सिर्फ रोटेशन हो. यूजुअली ये दोनों मूवमेंट्स एक दूसरे के साथ होती हैं. मतलब कि अगर आप राइट साइड पे बेंड कर रहे हैं तो आप लेफ्ट तरफ रोटेट भी कर रहे हैं. सिमिलरली इफ यू आर लैटरली फ्लेक्सिंग ऑन द लेफ्ट साइड यू आर रोटेटिंग ऑन द राइट साइड. तो इस ये जो कलेक्टिव मूवमेंट है दो मूवमेंट्स की, एक है तो डेफिनेटली एक एक्सिस के अराउंड ही. दो मूवमेंट्स कलेक्टिवली एक टाइम पे अगर हो रही हैं तो हम उसको कहते हैं कपल्ड मूवमेंट, और ये कपलिंग आपके वर्टिब्रल स्पाइन के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है. फैक्ट कपलिंग के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं? स्पाइनल पोस्चर, डेफिनेटली स्पाइनल कर्व्स के कुछ जगहों पे स्पाइनल कर्व्स में ज्यादा, कुछ सेक्शंस जैसे सर्वाइकल के अंदर बहुत ज्यादा होती है, लंबर के अंदर बहुत ज्यादा होती है, थोरेसिक में ये इतनी ज्यादा नहीं होती. आर्टिकुलेटिंग फेसेट की ओरिएंटेशन बड़ी मैटर करती है. अगर फेसेट्स लिमिट कर रहे हैं तो मूवमेंट नहीं होगी. फॉर एग्जांपल क्या उनकी आर्टिकुलेशन है आपके एक्सेस के अराउंड. ठीक है. ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर फेसेट की क्या ओरिएंटेशन है, उनका क्या एंगल बनता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है. सर्वाइकल का एंगल बनता है जनाब 45 डिग्रीज. उस तरह ओब्लिक पड़े हुए होते हैं. उसके नीचे अगर आप मूव आए तो ये थोरेसिक की वर्टिब्रीज हैं, इनके जो फेसेट्स हैं ये थोड़े से सीधे हैं एज कम्पेयर टू सर्वाइकल, राइट. तो इनका एंगल बढ़ के कितना हो जाएगा? 60. अब आप लंबर की तरफ मूव करें जो कि सबसे नीचे है, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है वो बिल्कुल सीधे हैं, वो बिल्कुल 90 का एंगल बना रहे हैं. ठीक है. तो ये फेसेट्स जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सिमिलरली दिस फेसेट्स अगर हम फ्रंटल प्लेन में इनको देखें तो सर्वाइकल के बिल्कुल सीधे हैं, थोरेसिक के थोड़े से ओब्लीक हैं और लंबर के थोड़े से और ज़्यादा ओब्लीक हैं. ये एंगल्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए भी और एमसीक्यूज के लिए भी. फ्लेक्शन क्या होती है? अभी हम काइनेमैटिक्स देख रहे हैं तो मूवमेंट को कंसिडर कर रहे हैं. फ्लेक्शन क्या होती है? अगर दो वर्टिब्रीज या दो वर्टिब्रल बॉडीज एक दूसरे की तरफ फॉरवर्ड फ्लेक्स कर रही हैं. अब इन फॉरवर्ड फ्लेक्शन की वजह से क्या होगा कि कन्वर्जेंस किस साइड पे आएगी? इंटीरियर डिस्क पे, और डाइवर्जेंस किस साइड पे आएगी? पोस्टीरियर डिस्क एज वेल एज द फेसेट जॉइंट. मतलब कि बात सिंपल कहने की ये है कि जो पोस्टीरियर जगह होगी वो खुल जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि वर्टिब्रल बॉडीज आगे की तरफ मूव कर रही हैं. सिमिलरली जो आपकी एक्सटेंशन है वो जब होगी तो उसमें क्या होगा कि जो आपके फेसेट जॉइंट है पीछे उनके अंदर कन्वर्जेंस होगी. कन्वर्जेंस का मतलब है कि जगह वहां पर कम हो जाएगी. और डाइवर्जेंस कहाँ होगी? इंटीरियर साइड पे, इंटीरियर वर्टिब्रल बॉडीज पे.
तो अब यहाँ पे ये बात ज़हन में रखने की ज़रूरी है कि जो भी लिगामेंट्स हैं, इंटीरियर लिगामेंट्स हैं, वो पोस्टीरियर मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। पोस्टीरियर मूवमेंट कौन सी है? एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन जब हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है या जो मसल्स इंटरवर्टिब्रल बॉडी के इंटीरियर लगे हुए हैं वो हैं। सिमिलरली अगर फॉरवर्ड फ्लेक्शन हो रही है, वर्टिब्रल बॉडीज फॉरवर्ड फ्लेक्स कर रही हैं, तो जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है, लिगामेंटम फ्लेवम है, सुप्रास्पाइनस है, इंटरस्पाइनस है, इंटरट्रांसवर्स और लैटरल फ्लेक्शन को लिमिट करते हैं। ये जितने भी पोस्टीरियर लिगामेंट्स हैं ये लिमिट करते हैं फ्लेक्शन को, मतलब कि कंट्रोल करते हैं उसको। और ये सारी जो दोनों मूवमेंट्स हैं ये ऑल्सो डिपेंड करती हैं कि आपका मतलब कि अगर एक्सटेंशन हो रही है और फेसर जॉइंट एक दूसरे के साथ लग के लॉक हो गए हैं तो अब उसके बाद एक्सटेंशन और नहीं होगी, बोनी अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। लैटरल फ्लेक्शन होगी अगर लेफ्ट साइड पे बेंड कर रहे हैं तो वो लेफ्ट साइडेड लैटरल फ्लेक्शन है, अगर राइट साइड पे बेंड कर रहे हैं तो वो राइट साइडेड है। और इसको लिमिट कौन करता है? आपके इंटरट्रांसवर्स। इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट क्या होता है? दो वर्टिब्रल बॉडीज जो कि एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं। फॉर एग्जांपल आपका T6 और T7 की बात कर लेते हैं, ठीक है। दो तरह से वर्टिब्रीज एक दूसरे के ऊपर जो पड़े हुए हैं, उनके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान में दोनों साइड पे, राइट साइड पे भी और लेफ्ट पे भी जो लिगामेंट्स हैं दे आर इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट्स। तो इसमें अगर लेफ्ट साइड पे वर्टिब्रल बॉडीज बेंड कर रही हैं तो कन्वर्जेंस किस साइड पे होगी और डाइवर्जेंस किस साइड पे होगी, इसका कॉन्सेप्ट रखना जरूरी है। अगर लेफ्ट साइड पे दो वर्टिब्रल बॉडीज अप्रोक्सीमेट कर रही हैं, दूसरे के करीब आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड के ऊपर जगह कम हो जाएगी, उसको कहेंगे यहाँ पे कन्वर्जेंस हुई है। लेकिन उसके जो ऑपोजिट जगह है उसकी, उसके ऊपर क्या आएगी? डाइवर्जेंस आएगी। वो जगह थोड़ी सी खुल जाएगी, उसके फेसेट जॉइंट के अंदर ओपनिंग होगी थोड़ी सी। लैटरल फ्लेक्शन को लिमिट कौन करता है? इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट्स, और रोटेशन को भी यही करता है वैसे। और इंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट्स भी किसी हद तक रोल प्ले करते हैं। Lateral flexion and rotation in the lower cervical vertebral column are governed by the orientation of the facets of the articular process, which prevents the pure lateral flexion or pure rotation. So lateral flexion is always coupled with the axial rotation. ये बात हमने पहले भी की है कि जो कपलिंग मूवमेंट है वो सर्वाइकल स्पाइन में बड़ी प्रोमिनेंट होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि उनकी फेसेट ओरिएंटेशन ऐसी है सर्वाइकल स्पाइन की कि सिर्फ रोटेशन और सिर्फ लैटरल फ्लेक्शन नहीं हो सकती, ये दोनों मूवमेंट्स इकट्ठी होती हैं आपकी गर्दन पे। अब हम आते हैं काइनेटिक्स के ऊपर। काइनेटिक्स क्या है? फोर्सेस की कंसिडरेशन, कौन से लोड्स लग रहे होते हैं, कंप्रेशन लग रहा होता है, मतलब कि ग्रेविटी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, आपका बॉडी वेट है वो रोल प्ले करती है। अगर आपने हाथ में कोई वेट एक्स्ट्रा पकड़ा हुआ है वो उसके ऊपर लगेगा। तो होगा क्या? अगर दो वर्टिब्रल बॉडीज एक दूसरे की तरफ कंप्रेस कर रही हैं और जो मतलब कि दूसरे की तरफ अप्रोक्सीमेट कर रही हैं तो वो कंप्रेशन है। इफ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर तो वो टेंसाइल फोर्सेस या वो टेंशन है। इफ दे आर बेंडिंग ऑन द राइट और लेफ्ट साइड तो वो बेंडिंग फोर्सेस हैं। अगर एक वर्टिब्रे स्लिप करके विद रिस्पेक्ट टू द वन प्रेजेंट बिलो और द वन प्रेजेंट अबव, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर वो स्लिप करके इंटीरियर या पोस्टीरियर लैटरल साइड पे स्लिप कर रही है तो वो शेयर है। यहाँ पे याद रखना जरूरी है, टेंसाइल फोर्सेस आर ऑलवेज when the vertebrae or the body parts are moving away from each other. However, shear is always जब एक बॉडी पार्ट स्लिप करके जाता है। ये शेयर वर्टिब्री पे भी बहुत होता है, नी जॉइंट पे भी बहुत होता है। स्पाइनल कॉलम की टाइप ऑफ फोर्सेस जो है या ये फैक्टर्स हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कौन से आपके जो है लोडिंग कैपेबिलिटीज क्या होंगी। स्ट्रक्चर्स अगर आप ये देखें, टाइप ऑफ फोर्सेस और डिफरेंट स्पाइनल स्ट्रक्चर्स कौन से लग रहे हैं। अगर आप सिर्फ बॉडी की बात करें तो वो कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही होती हैं। अगर आप ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात करें तो वो अटैचमेंट साइट्स हैं। अगर आप स्पाइनस प्रोसेस की बात करें तो वो कंप्रेशन को रेजिस्ट करती हैं, और क्योंकि उसके साथ लेमिना अटैच होता है तो वो फोर्सेस जो स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर लगती हैं वो उनको ट्रांसमिट कर देता है लेमिना के ऊपर, ताकि यूनिफॉर्म कंप्रेशन आए या यूनिफॉर्म आपका जो फोर्सेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और उसके ऊपर लिगामेंट्स वगैरह अटैच होते हैं। स्पाइन के ऊपर लोड्स क्या है? आपका बॉडी वेट है। आपके डेफिनेटली कोई भी जॉइंट होगा उसके ऊपर जो मसल्स पास कर रहे हैं, और ढेर सारे मसल्स होते हैं यहाँ पे, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और स्पाइन के जो मसल्स हैं दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम 80% दे आर ऑलवेज इन द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो फोर्स प्रोड्यूस करेंगे एंड दैट फोर्स इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड टू द बोन्स अंडरलाइन। तो लिगामेंट्स की भी होगी, मसल्स की भी टेंशन उनमें जाएगी। उसके अलावा आपके स्पेशली जो लंबर के वर्टिब्रीज हैं उनको इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी उनके ऊपर एक्ट करता है। वो कैसे एक्ट करता है वो हम आगे देखते हैं। ऑल्दो दैट इज बेनिफिशियल, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर आपकी लंबर स्पाइन को काफी हद तक मेंटेन करके रखता है।
लेकिन अगर वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा हो जाए या ओबेसिटी ज्यादा हो जाए तो वो आपकी लंबर स्पाइन की जो पोस्चर है उसको भी खराब करती है। या फिर इसके अलावा कोई भी और लोड जो कि आपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो वो थ्रू द लिम्स आपके स्पाइन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। क्योंकि ये बात हमने पहले भी की थी कि जो आपकी स्पाइन है, सारी स्पाइन सर्वाइकल से लेकर सैक्रम तक, वो आपके अपर लिम्ब को लोअर लिम्ब के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है। अगर आप अपराइट पोजिशन में, मतलब कि आप बिल्कुल सीधा है, तो कौन सा लोड लग रहा होगा? कंप्रेशन लग रही होगी, एक्सियल लोड होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इरेक्ट स्टैंडिंग में सेकंड सैक्रल वर्टिब्री के हमेशा फ्रंट पे फॉल करती है। फॉरवर्ड टॉक जो है, अब चूंकि आपकी स्पाइन के आगे से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास कर रही है, ठीक है, तो एक नेचुरल टेंडेंसी है आगे की तरफ गिरने की। आपने कभी नोटिस किया है व्हेनेवर यू आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, आप मोस्ट ऑफ द टाइम आगे की तरफ गिरते हैं एज कम्पेयर टू पीछे की तरफ? कभी हुआ है ऐसे ही चलते चलते को पीछे गिर गया? गिर सकता है कोई, मैं ये नहीं कह रही कि कभी कोई गिर नहीं सकता, लेकिन ज्यादा टेंडेंसी है कि आप फॉरवर्ड गिरते हैं। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो स्पाइन के फॉरवर्ड होती है, मतलब कि उसके आगे होती है, इस वजह से आप आगे की तरफ ज्यादा गिरते हैं। अब एक नेचुरल टेंडेंसी है आगे की तरफ गिरने की, तो आपकी बॉडी ने जो पोस्चर को मेंटेन करना है या आपको फॉल से प्रिवेंट करना है, तो कौन से मसल ज्यादा काम करेंगे? यस, जाहिर सी बात है उसके ऑपोजिट मसल्स, और वो कौन से होंगे? जो कि आपके बैक के एक्सटेंसिव मसल्स हैं। दे उनके अंदर जितनी टेंशन होगी या जितना अच्छा वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो उतना जल्दी जो लोड है इंटीरियर उसको काउंटरैक्ट करके आपको एरेक्ट स्टैंडिंग में लाते हैं। नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में बॉडी वेट जो है वो स्पाइन के इंटीरियर होता है, जिसकी वजह से इट क्रिएट्स अ फॉरवर्ड बेंडिंग लोड ऑन द स्पाइन। टेंशन इन द स्पाइनल लिगामेंट एंड मसल कंट्रीब्यूट्स टू मेजर पार्ट ऑफ द कंप्रेशन। आपके जो वर्टिब्रे के ऊपर मसल्स और लिगामेंट गुजर रहे हैं उनके अंदर जो कितनी टेंशन है, अगर वो टेंस नहीं है, उनके अंदर स्पाज्म है, तो वो आपके वर्टिब्रेस को भी इफेक्ट करेगा। बिकॉज द स्पाइनल मसल्स हैव वेरी लिटिल मूवमेंट आर्म्स, छोटे से होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे लंबे नहीं होते। फ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द वेट ऑफ द बॉडी सेगमेंट्स एंड दी, मतलब कि उनको ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करनी पड़ती है ताकि वो एक्सटर्नल लोड को या वेट को काउंटर एक्ट कर सकें। अब डिफरेंट बॉडी पोजीशन में जो कि आपकी वर्टिब्रल बॉडी के ऊपर एक्टिंग फोर्स है वो चेंज हो जाती है। कैसे? अगर आप बिल्कुल लाइंग पोजीशन में, ठीक है, आपके वर्टिब्रल डिस्क के ऊपर बहुत कम प्रेशर होता है, आप उठ के बैठेंगे वो बढ़ जाएगा, आप खड़े होंगे वो ज्यादा हो जाएगा, अगर आप आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो वो और ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप खड़े भी हैं और फॉरवर्ड बेंड भी हैं तो ज्यादा हो जाएगा। अगर आप सिटिंग पोजीशन में और स्लाउड सिटिंग पोजीशन में, तो वो सबसे ज्यादा उस वक्त इंक्रीज हो जाता है। और कितना होता है? 275% तक लोड लगता है। और सिटिंग में क्या होता है? आपकी जो पेल्विस है वो पोस्टीरियर रोटेट करती है। ठीक है, इस डायग्राम में अगर आप देखें, बिल्कुल जो राइट साइड की डायग्राम है, इसमें नेचुरल पेल्विस दिखाया है, ठीक है, न्यूट्रल पेल्विस है और उसके ऊपर जो लंबर स्पाइन है उसका एक कर्व है। अब क्योंकि इसके साथ लंबर स्पाइन लगी हुई होती है, अब ये पेल्विस अगर आगे की तरफ मूव करेगा तो वो लंबर कर्व ज्यादा हो जाएगा, अगर पेल्विस पीछे की तरफ टिल्ट कर जाएगा तो लंबर कर्व जो है वो खत्म हो जाएगा और लंबर आपकी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। ठीक है, तो जो फ्लैट बैक होती है उसके अंदर यूजुअली पेल्विस पोस्टीरियर टिल्ट कर देता है, और जो हम हमारी सिटिंग पोजीशन होती है ना, स्लाउड सिटिंग, उसके अंदर ये ज्यादा कॉमन होता है। उसके अलावा लोड स्पाइन पे कौन से लगते हैं? अगर आपने हाथ में कुछ चीज पकड़ी हुई है तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी। और during static loading the disc deform over the time, transferring more of the load to the facet joint. After 30 minutes of dynamic repetitive spinal flexion such as might occur with the lifting task, मतलब कि अगर आपने आधा घंटा बार बार repetitive dynamic work कर रहे हैं तो जो स्पाइन की स्टिफनेस है वो जनरली डिक्रीज हो जाती है, और जो डिफॉर्मिटी है वो कॉम्बिनेशन, मतलब कि वो डिस्क में प्रेशर जाता है सारा, तो डिस्क आगे ट्रांसमिट भी करती है और डिस्क उसको कैसे कंट्रीब्यूट करेगी फर्दर इंजरीज में, ये डिपेंड करता है कि आपकी डिस्क कितनी हेल्दी है। और फ्लेक्शन से ज्यादा लोड आपकी लैटरल फ्लेक्शन में, मतलब कि फॉरवर्ड फ्लेक्शन से ज्यादा लोड क्रिएट होता है अगर आप लैटरली फ्लेक्स करें या स्पाइन को रोटेट करें। और लंबर हाइपर एक्सटेंशन में पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर एक बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है, उसकी वजह से जो आपकी फेसेट जॉइंट्स हैं उनके ऊपर कंप्रेशन आता है। Another factor affecting the spinal loading is the body movement speed. जैसे स्पीड आप इंक्रीज करेंगे जो मूवमेंट है वो इंक्रीज कर जाए, वो जो टेंशन है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ये रूल तो हर जॉइंट में अप्लाई होता है, इंक्रीज मोर द स्पीड मोर विल बी द टेंशन प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का क्या बेनिफिट है कि ये आपके एक बलून की तरह एक्ट करता है आपकी लंबर स्पाइन के लिए।
अगर नॉर्मल हेल्दी इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर है तो मतलब कि ये बेसिकली लंबर, क्योंकि हमने ये बात की कि इंटीरियर ग्रेविटी है तो ज्यादा चांसेस हैं कि लंबर का कर्व इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि वो और ज्यादा फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। तो उसको काउंटर एक्ट कौन सा करता है? आपका हेल्दी इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर, और आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो उसको कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रखते हैं, टेंशन प्रोड्यूस करके रखते हैं। उसकी वजह से जो आपके स्पाइन है वो भी अपनी न्यूट्रल पोजीशन में रहती है। इसीलिए जब आपने कोई वेट उठाना होता है तो रिकमेंड किया जाता है कि आप बेंड करके नीज को, मतलब कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें, वरना वो ज्यादा जो मसल्स को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें, उसकी वजह से क्या होगा, वो लोड ज्यादा ट्रांसमिट होगा। बिकॉज द स्पाइन इज कर्व, बॉडी वेट एक्टिंग वर्टिकली हैज कंपोनेंट्स, मतलब कि इस बॉडी वेट की वजह से सिर्फ इसकी वजह से शेयर लोड भी लग रहा होता है और कंप्रेसिव लोड भी लग रहा होता है, मतलब कि दोनों फोर्सेस उसके ऊपर लग रही होती हैं। While lifting while twisting should be avoided because it places about 3 times more stress on the back than lifting in the sagittal plane. It is advisable to maintain the normal lumbar curvature rather than allowing the lumbar spine to flex when lifting. उसके बाद आपके मसल्स हैं स्पाइन के, एब्डोमिनल मसल्स हैं जो कि इंटीरियर होते हैं, इसके अंदर रेक्टस एब्डोमिनस है, ओब्लिक्स हैं, और आपके पोस्टीरियर मसल्स के अंदर कौन से हैं? आपके रेक्टस स्पाइनी है, आपका मल्टीफाइड डीप मसल्स के अंदर मल्टीफाइडस है, क्वाड्रेटस लंबोरम फॉल करता है इसमें। स्पाइन, अगर आप सर्वाइकल स्पाइन के मसल्स देखें तो ये एससीएम है जिसको स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड कहते हैं। एक साइड का कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लैटरल फ्लेक्शन होगी, दोनों साइड के इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इकट्ठी मूवमेंट होगी। उसके अलावा स्केलिनाइज भी इसमें फॉल करते हैं, लेविटिस कैपिली भी। लंबर लैटरल फ्लेक्सर मसल्स क्वाड्रेटस लंबोरम और psoas मेजर है, और ये यूनिलेटरल टेंशन डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। उसके बाद ये एंड पे टेबल है मसल्स की अटैचमेंट का, इसको एक दफा एमसीक्यूज के लिए देख लीजिएगा, वरना कॉन्सेप्ट वाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली एनाटमी है, और एनाटमी बायोमैकेनिक्स में इससे पढ़ाई जाती है ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, फिर ही पता लगेगा ना कि लोड उसके ऊपर कैसे लग रहा है। अगर आपका ह्यूमरस और फीमर में डिफरेंस नहीं पता होगा तो फिर मैं कैसे आगे बता दूंगी कि नी जॉइंट की इंजरी क्या होती है और शोल्डर जॉइंट के ऊपर कौन से लोड्स लगे रहे होते हैं। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 20 था, लोड्स ऑन स्पाइन। इससे अगला हम इंशाल्लाह इंजरीज ऑफ स्पाइन पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।